BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm। सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाते हैं। चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी और तब ये दुनिया बदलने की आवाज़ बनाते हैं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के और ये डूबती कश्तियों को जहाज़ बनाते हैं। चाहे बनाए कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, पर ये तो महज कच्ची ईंटों से ताज बनाते हैं। Hello everyone, welcome to BSSS Rhythm. This is RJ Sakshi and you're watching to Radio Rhythm podcast. तो दोस्तों, हमेशा हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, एक दूसरे से बात करने का वक्त ही नहीं होता है। हम सब बिजी रहते क्यों हैं? हम सब एक लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, हम सबको सफलता चाहिए। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सफलता पा लेते हैं पर उसे बरकरार नहीं रख पाते, और कई लोग ऐसे हैं जो इस भीड़ में कहीं पीछे रह जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? हम सबको अपने लाइफ में किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें सही रास्ता दिखाए, सही राह दिखा के उस पर चलना सिखाए, हमें सही गलत में फ़र्क समझाए, हम अपनी बातें जिसे खुल के कह सके और जो बिना स्वार्थ के हमारी सहायता कर सके। मैं बात कर रही हूँ हमारे जीवन में एक सबसे अहम इंसान की, जो कि होता है एक मेंटोर। हम सबको एक मेंटोर की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे जीवन को एक अच्छा आकार देने के लिए हमारा मेंटोर एक अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए इन सारे सवालों के साथ हम चलते हैं मिस मांडवी सिंह के पास, जो कि व्यावसायिक रूप से तो एक शिक्षिका हैं, पर इन्होंने समाज में भी कई योगदान दिए हैं। ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सांस्कृतिक मंत्री होने के साथ साथ एक लेखिका भी हैं। इनके काम इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि इन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे नेशनल टेलीविज़न और प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट किया गया है। हाल ही में इनकी एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है समय के चाक। इस बुक पर इन्हें पुराने कला मंदिर भोपाल से सम्मान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ इन्हें कवि रत्न और रंजन कलश जैसे और भी कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। ऐसी इतनी अच्छी व्यक्तित्व से आज हम आपकी मुलाकात कराने आए हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है BSS रिदम पॉडकास्ट में। धन्यवाद साक्षी। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आए अपना समय निकाल के। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और कर्म के एक पार्ट को अदा करके दूसरे कर्म क्षेत्र में यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे आज इस मुकाम पर हैं और एक कुछ नया आयाम रचने जा रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे जीवन में और कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती। थैंक यू सो मच मैम। और हम अगर आज यहाँ पर हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपका ही हाथ है। आपने हमें जो मेंटोरशिप दी है आज तक, मैं चाहती हूँ हम और हमारे व्यूअर्स उस बात को जानें, उस मेंटोरशिप की अहमियत को जानें। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को एक आकार देता है, वैसे ही एक गुरु, एक मेंटोर हमारे भविष्य को आकार देता है। ये बात कितनी सच्ची और कितनी महत्वपूर्ण है, आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साक्षी। शिक्षक की भूमिका समाज में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक का जैसा व्यक्तित्व होगा, जैसे विचारधारा होगी, जैसा उसका स्वभाव होगा, वैसे ही उस आकृति में वो नई रचना, नई संरचना करेगा। और किसी भी पेशे में ईश्वर ने ये छूट नहीं दी है कि वो कुछ रचनात्मक संरचना करे, लेकिन शिक्षक इकलौता ऐसा दायित्वपूर्ण पेशा है जिसमें वो संरचना करता है, और ऐसी संरचना करता है कि जो देश के निर्माण में सहयोग करे, ऊंचाई ले आए और हमारी प्रकृति को, पर्यावरण को, सबको संरक्षित और सुचारू रूप से चलाने में मदद करे।
तो इसलिए शिक्षक की भूमिका तो सामान्य रूप से कहा जाए तो सामान्य रूप से सभी लोग ऐसे पूछते हैं कि अच्छा आप टीचर हैं, किस स्कूल में हैं, बस इसके बाद दायित्व खत्म। लेकिन नहीं, शिक्षक का दायित्व वहीं से शुरू होता है। कहा जाता है कि शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलकर और अपने प्रकाश से पूरे समाज को, पूरे देश को रोशन करता है। बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया मैम आपने। बिल्कुल सच बात है कि शिक्षक तो वहीं रह जाते हैं पर उनके बच्चे ही कुछ ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं। पर मैम ये बात भी उतनी ही सच है कि जब हम लोग किसी नई ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तब पीछे पलट के देखने पर हमें सिर्फ अपना गुरु याद होता है। तब शायद हम काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि हम अपने लक्ष्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने दोस्तों से नहीं बात करते, पर अपने गुरु को कभी नहीं भूलते। तो गुरु तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंसान है हमारी ज़िंदगी में। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप एक स्टूडेंट थी और जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षकों से काफ़ी घुले मिले हैं, पर आपके टाइम में तो चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, गुरु छड़ी से मारा करते थे अपने बच्चों को। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र में आपने किस परिवर्तन को सबसे ज़्यादा देखा है? क्या अभी बच्चे जितने ओपन हो रहे हैं टीचर से, गुरु से, वो ज़्यादा अच्छा है या आपके टाइम में जो सख्ती हुआ करती थी वो ज़्यादा अच्छी है? बहुत अच्छा प्रश्न है साक्षी। देखिए, समय को हम बांध नहीं सकते हैं, समय परिवर्तन का दूसरा नाम है। एक पंक्ति मुझे मेरी ही याद आ रही है कि वक्त के दर्पण में हमने आज सूरत ढांक ली और वो ज़माना क्या लिखेगा दिन गुजर जाने के बाद। यदि हम समय को बांध लें कि हमारे समय ऐसा होता था, आज भी ऐसा ही हो, तो जो एक निर्माण की भूमिका है, जो एक सृजन की भूमिका है, जो एक परिवर्तन की भूमिका है, वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगी। तो जो आपने प्रश्न किया कि हमारे समय में, अरे छड़ी की तो बहुत अच्छी याद दिला दी बेटा, वाह मज़ा आ गया। और वाकई गुरु का शब्द का पहले मैं आपको व्याख्या बता रही हूँ कि गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है दूर करना। तो जो अंधकार को दूर करे वो गुरु है। और सबसे बड़ी बात कि जिस वर्तमान समय में बच्चे टीचर शब्द को ही मुख्य शब्द मान लिए हैं, वो शिक्षक शब्द से भी उनको शायद परिचय नहीं करवाया जाता कि शिक्षक क्या है, और गुरु तो उनके लिए कुछ बहुत दूरी की बात हो गई। ऐसे दौर में आप गुरु शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं और आपके जीवन में गुरु याद रहे, ये हमारे लिए बहुत रोमांचित और बहुत संवेदना की बात है। ऐसे बच्चे जहाँ भी होंगे उनका चहुओर विकास होगा और वो ज़रूर अपने समाज का, परिवार का और उस शिक्षक का, उस गुरु का नाम रोशन करेंगे। तो मैं बात को थोड़ा पीछे लेकर गई क्योंकि आपके मुंह से मैंने गुरु शब्द सुना तो मैं बहुत रोमांचित हुई। अब मैं बात करती हूँ कि आपने प्रश्न किया कि हमारे दौर में और आज के दौर में क्या अंतर है। बेटा, यदि हम समय के साथ परिवर्तित नहीं होंगे तो हम रूढ़ हो जाएंगे, हम बंद हो जाएंगे, हमें रास्ता नहीं मिलेगा। तो जब तक हम, जैसे नदी है, नदी समुद्र तक जब तक रास्ता तय करती है, कई अवरोधों से गुजरती हुई, कल कल छल छल बहती हुई, ऊपर से नीचे तक आती हुई समतल में, तो वो ये नहीं देखती कि उसका वो कहाँ से शुरू हुई है और राह में उसे कहीं पत्थर भी मिले हैं और कहीं समतल भी, ऐसा नहीं सोचती है। उसी तरह जीवन है और उसी तरह समय है। उस समय, हमारे समय में परिवर्तन तो बहुत हुआ है, लेकिन वो उस समय की डिमांड थी। और ये वर्तमान समय में जैसा समय होता है वैसी शिक्षा होती है, वैसे गुरु होते हैं। लेकिन गुरु का जो मूल दायित्व होता है कि वो बच्चे को इस नज़रिए से देखें कि वो उस राष्ट्र निर्माण करने जा रहे। गुरु का दायित्व बहुत बड़ा है। गुरु का मतलब कर्तव्य निष्ठा में जो दायरा आता है, कर्म क्षेत्र का जो दायरा है, वो बहुत बड़ा है और वो बहुत ही संवेदना, विचारधारा और अपनत्व से भरा हुआ है। इन तीन चीज़ों में जहाँ कमी आती है वहाँ गुरु फेल है, शिक्षक फेल है। इसलिए वो जो पुराना दौर था वो उस परिकल्पना के अनुसार बहुत अच्छा था, हम लोग सांचे में ढलकर तैयार हुए। और जो वर्तमान दौर है, अभी कंप्यूटराइज दुनिया है, इसके अनुसार यदि बच्चे खुले हैं, मुझे तो लगता है कि कहीं पर भी जो पर्दा है, पर्दा हटना चाहिए।
क्योंकि जहाँ कहीं भी पर्दा होता है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ दुराव छिपाव की बात होती है। जब पर्दा हट जाता है तो हम खुलकर सामने आते हैं, खुलकर बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा यदि आप अपने स्वयं के मतलब बच्चे की तरह, जिसको आपने आपके जो अपने जनित बच्चे हैं उन बच्चों की तरह यदि आप अपने स्टूडेंट को देखते हैं, उनमें उनकी आकृति को देखते हैं, उनके गढ़न को देखते हैं और उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। एक बच्चा हमारा बच्चा है, वो कैसा बनेगा, किस मुकाम पर जाएगा, ये हमारा दायित्व है। उसके सुख से मैं सुखी, उसके दुख से मैं दुखी। यदि ये भावना शिक्षक में है तो दौर चाहे कोई भी हो, वो तो सोना ही गढ़ेगा। बहुत सही बात कही मैम आपने। और आपकी ये बात कि पानी कहीं से भी निकल के समुद्र तक तो चला जाता है। हमें नदी से सीखना चाहिए कि नदी कितने ही पत्थर को पार करती है, कल बहती है, तब जाके वो समंदर से मिल जाती है। अगर वही पानी कहीं रुक जाए तो वो गंदा हो जाता है। हमें अपने जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए जब हमारे पास ऐसे गुरु हो। और जैसे कि आपने कहा, गुरु बिना स्वार्थ के अपने बच्चे की तरह एक स्टूडेंट को देखता है, तो वो बिल्कुल सही है। हम अपने माता पिता को अपने गुरु के रूप में देखते हैं और वही हमारा टीचर, हमारा गुरु होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी है इसमें ये 3 लोग बिना स्वार्थ के हमारा भला चाहते हैं। तो आपका बहुत खूबसूरत जवाब था। अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे आपने कहा कि अब दुनिया बदल चुकी है, दौर बदल चुका है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी लोग यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे शिक्षक कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। वो ऑनलाइन पढ़ा तो रहा है, पर जो बच्चे और शिक्षक के बीच में संबंध होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो क्या ये जो नया एआई है, ये गुरु की भूमिका निभा पाएगा कभी? बेटा, मेरे दृष्टिकोण से तो जैसे सजीव और निर्जीव में जो अंतर है वही अंतर एआई में है और सामने बैठे हुए गुरु में है। आप देखिए, वो एआई संवेदना कहाँ से लाएगा, विचारधारा कहाँ से उसमें फीड कर दिया गया, वो उतना ही दे पाएगा जितना उसमें, और वो फीड करने वाला भी कोई मनुष्य ही होगा। तो जो उसको दिया जाएगा वो वही आपको परोसेगा। उसके पास अपनी ना तो रचनात्मकता है, ना अपना कुछ भी नहीं है। तो शिक्षक का विकल्प ना किसी दौर में, मैं और किसी पेशे के लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन इकलौता ऐसा पेशा है जो शिक्षक की भूमिका है, उसमें ना कभी शिक्षक का कोई विकल्प हुआ है, ना हो रहा है और ना आने वाले समय में होगा। इस बात से, क्योंकि एआई संवेदना नहीं जुटा सकता, एआई स्पर्श कहाँ से लाएगा, एआई या जो भी हो। अब जैसे आपने यूट्यूब की बात कही, यूट्यूब आप क्या मतलब देखिए, एक हम सामने बैठ के स्पर्श के गले लगाकर आपकी भावनाओं को आपसे पूछकर, यूट्यूब क्या पूछेगा, वो तो सिर्फ अपना देगा, आपसे तो कुछ नहीं लेगा। उसमें आपको नींद आ सकती है, उसमें आप कहीं और भटक सकते हैं, वहाँ तो आपको हाथ पकड़ कर राह दिखाने वाला कोई नहीं है। तो ये जो भी है ये वैकल्पिक व्यवस्था है, मैं इसको वैकल्पिक व्यवस्था मानूंगी कि किसी कारण से एक दिन बच्चा स्कूल नहीं गया, बीमार पड़ गया, कहीं शादी में चला गया और उतना उसका सिलेबस पीछे रह गया, तो वो थोड़ा सा वो कवर कर सकता है, मैं मानती हूँ, इतना सा है, बस सहयोग है और विकल्प नहीं। सिर्फ सहयोग की भूमिका हो सकती है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे एआई हो। शिक्षक के तौर पर और एक छात्र के तौर पर मैं इसे किसी भी दौर में नकार ही सकती हूँ, इसे स्वीकार नहीं कर सकती। बिल्कुल मैम, ये बात तो बहुत सही है कि हमें जो गुरु का स्पर्श मिलता है वो बहुत ज़रूरी होता है। हम जब किसी से फिज़िकली मिलते हैं उसकी बात अलग होती है, और अगर हम किसी को देखते हैं, कॉल पे बात करते हैं, तो पर्सनल टच कभी नहीं आ पाता। इसी के साथ आपने अपने जवाब में कहा कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अगर हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो कभी सो जाते हैं, नींद आ जाती है, उठ के चले जाते हैं। तो मैं इसी के साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि हम सबके जीवन में एक ऐसा टाइम आता है जब बच्चे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रेशराइज्ड होते हैं। तो उस वक्त हमें काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो क्या ये काउंसलिंग 12th वाले और कॉलेज वालों के लिए होती है या ऑफिस वालों के लिए होती है, या ये काउंसलिंग हमें 9-10 से ही शुरू कर देनी चाहिए? इसका सही वक्त कौन सा होता है?
बेटा, यदि मैं अपनी विचारधारा का प्रयोग करूं तो माँ से बढ़कर सच्चा और सही काउंसलर कोई नहीं है। बचपन से लेकर और जवानी तक यदि हम ये सीख लें कि हमें हर बात अपने माँ से एक दोस्त की तरह शेयर करना है तो कोई तनाव नहीं है। उसके बाद दूसरे तौर पर हम किसी शिक्षक को ले सकते हैं जिनसे हम खुलकर बात कर सकते हैं, जो हमें सकारात्मक ढंग से समझा सकते हैं, जो हमें, क्योंकि ये दौर तो 9-10, अभी तो आप 9-10 की बात कर रही हैं, मैं कई ऐसे आर्टिकल में पढ़ रही हूँ कि 6-7 का बच्चा भी बहुत ज़्यादा तनाव में है। वो प्रेशर ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का प्रेशर है, क्या पता उस बच्चे में इतनी छोटी उम्र में, तो अभी जो हमारा समाज विघटन की ओर जा रहा है, जहां हम एकल परिवार की तरफ आ रहे हैं, जिस परिवार में दादा दादी नाना नानी, ये सारा जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो संरचना वाला परिवार हुआ करता था, जब से उसमें विघटन की समस्या देखी गई है, तभी से ये काउंसलर शब्द और काउंसलिंग और तनाव और फ्रस्ट्रेशन वगैरह वगैरह सारे शब्दकोश में इन शब्दों का भरमार होता जा रहा है। और नित नई जो दुविधाएं हैं या नित नई जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है बच्चों में, वो तो मेरे दृष्टिकोण से इसी का परिणाम है। इसलिए बेटा, इसका निदान तो समय के अनुसार ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में ये बहुत तेज़ी से उभर कर आया है। छोटे छोटे बच्चे तनाव में हैं। तो मैं समाज से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना चाहूँगी, एक निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया अपने बच्चों को ध्यान से रखें, सुरक्षित रखें, उनके साथ समय बिताएं। पैसा इतना ज़रूरी नहीं है। हमारा सबसे मूल्यवान जो अनमोल धन है वो हमारे बच्चे हैं। तो जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, कम से कम 12th पास नहीं कर लेते या 10th पास समझदार नहीं हो जाते, उनकी एक एक गतिविधि पर, उनके हर पल पर बहुत ही सकारात्मक ढंग से, बहुत प्रेम से उन्हें समय दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ समय बिताइए। ऐसा नहीं कि मोबाइल में गेम लगा कर दे दीजिए और ख़ुद किसी डांस पार्टी को एंजॉय कीजिए। तो ये तनाव की भूमिका तो मैं छोटे छोटे बच्चों में देख रही हूँ। बेटा, आप तो 9-10 की बात कर रही हैं, तो वाकई काउंसलिंग की ज़रूरत है बच्चों को, लेकिन बच्चों से ज़्यादा समाज को काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चों से ज़्यादा माँ और पिता को काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चों से ज़्यादा उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है जिनके संरक्षण में आज हमारे नौनिहाल है, आज हमारी युवा पीढ़ी है, जिनके गिरफ्त में आज हमारी युवा पीढ़ी है। अपने आप सारी समस्या का निदान हो जाएगा यदि हमारा समाज सुधर जाएगा, यदि हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा परिवार पहले जैसा हो जाएगा, तो फिर से डिक्शनरी में ये सारे शब्द धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी कोने में जाके दुबक जाएंगे। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा तनाव का समय आ चुका है। अब छोटे छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। पर आपने एक और खूबसूरत बात कही कि हमें अपनी माँ से हर बात शेयर करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है। और कई बार हम अपनी माँ से हर बात नहीं शेयर कर पाते, कहीं ना कहीं वो गैप आ जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने माँ या पिता को गले बस लगा लेते हैं तो आधी टेंशन हमारी ख़त्म हो जाती है। और हमारा जो गुरु होता है वो भी माता पिता के समान होता है। उसके खाली स्पर्श पाने से और उसके सिर्फ पास चले जाने से हमारी आधी दुविधा ख़त्म हो जाती है। ये जवाब तो आपका बहुत सही था। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अब इसी के साथ कि अब समाज अलग तरह से बदल रहा है, तो जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं, इस वक्त के जो स्टूडेंट्स हैं और उस वक्त के जो स्टूडेंट्स हैं, तब वो गुरु की अलग तरह से इज़्ज़त करते थे और आज के टाइम में कहीं ना कहीं वो जो इज़्ज़त है, क्या वो पीछे हो रही है या वो और बढ़ रही है? समय परिवर्तनशील है, इस शब्द को मैं दोहरा रही हूँ बेटा। आज हम नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। आज हम यहाँ बैठे लंदन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, 1 मिनट में हमें पता चल जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो संस्कृति थी, हमारे द्वारा जो तय किए मापदंड होते थे, उन्हीं के परिवेश में हमारा समाज चलता था, हमारे बच्चे चलते थे, हमारा परिवेश फलता फूलता था। लेकिन आज हम वैश्विक स्तर पर डेवलप हो रहे हैं। तो जब वैश्विक स्तर पर डेवलप हो रहे हैं तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पर पड़ता है और पड़ रहा है। तो
अब सबसे ज़्यादा अहम भूमिका प्रथम गुरु माँ की और द्वितीय शिक्षक की ये हो जाती है कि वो अब भूल जाएं कि आदर अनादर, मारना डांटना, हम क्यों ना पानी की तरह, पानी को आपने देखा है कि जिस बर्तन में उसको डालिए वो उसका आकार ले लेता है, तो हम क्यों ना पानी की तरह बने। हम बच्चे के मेंटल स्तर पर, उसके वहाँ के मानसिक स्तर पर पहुँचकर उसे समझे हमारा बच्चा क्या चाह रहा है। मैं फिर से दोहराऊंगी कि पशु पक्षियों की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन स्नेह की भाषा वो भी समझते हैं। किसी भी परिस्थिति में यदि हम प्यार से, यदि हम स्नेह से, अपनत्व से, संवेदना से अपने बच्चे को गले लगाते हैं, अपने बच्चे को संभालते हैं, ये भूल जाते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, हमारा दायित्व बड़ा है। हमारे सामने जो हमारा बच्चा है, वो हमारा स्टूडेंट है, वो ना समझ है, जैसा हम उसे सिखाएंगे वो सीख जाएगा। ऐसा नहीं है, आज भी बच्चे बहुत आदर करते हैं। हमारे पढ़ाए बच्चे बहुत अलग अलग जगह पर हैं और आज भी उनका फ़ोन आता है तो मैं भीग जाती हूँ अंतस से कि वो इतना स्नेह कैसे करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये स्नेह तो मुझे अपने जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो हमारे, मतलब मेरे बच्चे शब्द तो मैं अपने स्टूडेंट के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन मतलब अद्भुत है हमारा संसार। तो स्नेह से उन्हें संभालें और भूल जाएं अपमान की बात, उन्हें सिखाएं कि ये गलत है और ये सही है। और जब स्नेह से हम उन्हें सिखाएंगे तो एक न एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो पुनः आपसे सॉरी बोलकर और नए अच्छे रास्ते पर चल निकलेंगे। तो आपने जो अपमान और सम्मान की बात कही, ये शिक्षक के दायरे में मेरी समझ से नहीं आता। अपमान शब्द क्या है? हमारा बच्चा, जैसा मैं सिखाऊंगी वैसा ही तो मेरा बच्चा होगा। तो यदि वो हमारा अपमान शब्द, जैसे आपने बताया, यदि वो हमारी तौहीन कर रहा है, यदि हमें उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा, तो शायद कहीं ना कहीं वो मेरी कमी है, वो बच्चे की कमी नहीं है। तो हम ऐसा गढ़न करें, हम ऐसा सृजन करें जिसमें ये छोटी मोटी कमियां रहे ही नहीं। दौर तो बदला है, इस दौर में बहुत अच्छे बच्चे भी हैं। तो ये निर्भर करता है उस बनाने वाले, उस सृजन करने वाले, उस संभालने वाले, उस सिखाने वाले पर कि उसे कैसी शिक्षा मिली। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि प्रेम से तो इंसान जग जीत लेता है। और मैम, जैसे आजकल जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरा मान जाते हैं अपने माता पिता की बातों पर, और कई बार माता पिता समझा नहीं पाते ठीक से, या वो एक दूसरे के बातों को नहीं समझ पाते। तो उनके बीच किस चीज़ की कमी होती है? वो एक दूसरे से अपनी बातें क्यों नहीं शेयर कर पाते? इसके जो बिल्कुल मुख्य, जो इस बात के लिए जो सवाल का उत्तर है, वह है माता पिता द्वारा बच्चों का लालन पालन। पहले परिवार, फिर मैं दोहराऊंगी, संयुक्त होता था। सबके लिए जगह होती थी, शेयर करने की आदत होती थी। हर किसी के गोद में जाके दादी के, नानी के दुलार पाने का एक अपना ही महत्व होता था। एकल परिवार है, कभी कभी पिता के पास समय नहीं है। अर्थयुग की ऐसी अंधी दौड़ चल पड़ी है कि इसके पीछे सभी भाग रहे हैं, और ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि बिना पैसे का कुछ भी हो जाएगा। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि यदि हमने बच्चे को जन्म दिया है, तो जब तक वो पूर्ण उसका विकास नहीं हो जाता, तब तक हमारा दायित्व है उसे संभालने की, उसे सिखाने की, उसे एक योग्य नागरिक बनाने की। उसके बाद तो ये माँ की भूमिका होती है। जो बात बात पर बुरा मान जाना, आपने देखा होगा कि सिंगल चाइल्ड का फैशन आ गया है। आप उन बच्चों को देखिए, कभी स्लम एरिया में जाइए, वहाँ एक सेशन लीजिए, एक चांटा मार देंगी और उसके बाद एक बिस्किट का पैकेट देंगी, उनको बुरा नहीं लगता है। क्योंकि ये हमारे लालन पालन पर निर्भर करता है कि बच्चों को कैसी, घर में कैसी शिक्षा मिल रही है, और वही मन लेकर वो स्कूल आते हैं। और फिर वहाँ यदि उस तरह का माहौल नहीं मिला, तो फिर उनके मन में जो, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूँगी कि वो कुंठा है। छोटी बातों का बुरा मान जाना लालन पालन की गलती है बेटा, और कुछ नहीं है। उनको विस्तार दीजिए, उनको सिखाइए कि ऐसे इसको बुरा नहीं मानते हैं, ये आपका कर्तव्य है। तो जब हम बचपन से ही बच्चों से डरने लगते हैं कि यदि हम ऐसा कर लेंगे तो बच्चा ऐसा कर लेगा, दुनिया कहती है कि एक चांटा मत मारो, लेकिन यदि सही राह दिखाने के लिए माता पिता एक चांटा मारते हैं, तो शायद आगे चल के उस बच्चे को दूसरे चांटे की ज़रूरत ना पड़े।
शायद मानव अधिकार आयोग 10 प्रश्न करे मुझसे कि आप चांटा की बात कर रही हैं, लेकिन बचपन में सुधार के लिए, सबक के लिए यदि ज़रूरत हो तो कहीं से भी यह गलत नहीं है। बिल्कुल मैम, जैसे कि हमारे माता पिता ही हैं, वो हमारा बुरा तो नहीं चाहेंगे, बस कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से शायद दिक्कतें आ जाती हैं। तो मैम, जैसे कि हम माता पिता को भी अपना एक गुरु मानते हैं, कई बार क्या होता है कि जो गुरु होता है उसके अंदर ये बात आ जाती है कि मैं अब एक गुरु बन गया हूँ, मैं अब एक टीचर हूँ, तो मुझे अब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो ऐसा कौन सा समय होता है जहाँ एक गुरु को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर गुरु हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है? बेटा, यदि इस तरह गुरु सोच ले कि मैं पूर्ण हो गया, तो एक चंद पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है राजेंद्र जी की, कि यहाँ पर किसी की यहाँ पूरी गागर नहीं है, किसी की यहाँ पूरी गागर नहीं है, छलकता सभी का अधूरा घड़ा है, समय सूप में एक तृण जिंदगी है, हर एक आने वाले को जाना पड़ा है। तो पूर्णता कहीं पर भी नहीं है, और जीवन का दूसरा नाम सीखने की सतत प्रक्रिया जीवन का दूसरा नाम है। तो जब तक कोई सीखेगा नहीं और यह अहंकार आ गया कि मैं ही पूर्ण हूँ, तो उसी दिन वो चीज़ टूट जाएगी। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम प्रतिदिन अपने को अपडेट नहीं करेंगे, तब तक अपडेट नहीं करेंगे तो आउटडेट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है मैम, कोई भी पूरी तरह से पूर्ण तो नहीं होता है, हम जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे छोटों से सीखे चाहे बड़ों से। तो मैम, जैसे कि आपकी जीवन में भी एक गुरु हुआ करता था कभी, और कई सारे गुरु रहे होंगे, तो आपका इस तरफ रुझान कब हुआ कि आपको गुरु बनना है? देखिए बेटा, मैंने कहीं पढ़ा है कि दत्तात्रेय ऋषि के 24 गुरु थे। वो जहाँ जाते थे वहाँ छोटी छोटी चीज़ों से सीख लेते थे और उनको गुरु बना लेते थे। तो ऐसे तो जीवन में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं आई, लेकिन शायद स्वभाव में एक मेरे शिक्षक थे जो मुझे बहुत स्नेह देते थे और बहुत प्रोत्साहित करते थे। शायद उनसे मुझे सीख मिली कि मैं भी आगे चल के शिक्षक ही बनूंगी। और मैं खेल खेल में, जब दुनिया गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाती है, मैं टीचर खेलती थी। तो वो ये इस पेशे को मैंने खुद चुना है, ऐसा नहीं कि मैं किसी मजबूरी में टीचर बनी हूँ। बचपन से बस टीचर बनना है। तो इसलिए, और कहीं ना कहीं प्रेरणा में माँ होती है, माँ हमें आगे बढ़ाती है। कोई शिक्षक होता है, मेरे भी शिक्षक थे, आज भी मैं उनका नाम लूँगी। हम लोग उनको भाटी वाले सर बोलते थे, भाटी उनके गांव का नाम था। आज कहीं होंगे तो मुझे सुन रहे होंगे। और वर्तमान में भी मैं सीख रही हूँ। अभी वर्तमान में मेरी बहू मेरी गुरु है। अभी वो ईशा फाउंडेशन से जुड़ी है और मुझे नित्य नए योग अभ्यास और तरह तरह की साधना सिखा रही है, ताकि मैं स्वस्थ रहूँगी, तभी मैं कुछ समाज के लिए कर पाऊँगी। तो ये सतत प्रक्रिया है जीवन का, इसमें कभी अवरोध नहीं आना चाहिए और कभी यह नहीं होना चाहिए कि मैं गुरु हूँ और मैं पूर्ण हो गया। इस तरह से जीवन का परिचय है। बिल्कुल मैम, हमें तो जीवन में हमेशा सीखना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बहू से सीख रही हैं बिना ये सोचे कि वो आपसे छोटी हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक इंसान को ढूंढते हैं, मेंटोर को ढूंढते हैं, और आज काफ़ी सारे मेंटोर्स आ रहे हैं। तो आप आज के जो नए गुरु हैं, नए मेंटोर हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? शुद्ध विचारधारा, संवेदना और अहंकार से मुक्ति विचारधारा, इस तरह से, और राष्ट्र निर्माण में स्वयं की भूमिका, इन 4 चीज़ों को लेकर कोई भी मेंटर यदि किसी बच्चे को गले लगाता है, तो मुझे लगता है, या लगाएगा, तो मुझे लगता है कि उसकी सारी समस्याओं पर ताला लग जाएगा और वो आनंद की दुनिया में पदार्पण करेगा। 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म के शाख को हिलाना होगा और अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बहुत खूबसूरत पंक्ति थी मैम, बिल्कुल सही बात है कि अंधकार हमारे जीवन में गुरु ही दूर करता है। ये तो आपने मेंटर्स के लिए कह दिया। मैं चाहूँगी कि आप बच्चों के माता पिता और बच्चों से क्या कहना चाहेंगी? माता पिता बहुत अहम भूमिका, और भी वर्तमान समय में सबके हाथ में मोबाइल है, बहुत बड़े बड़े स्क्रीन हैं,
सास ससुर माता पिता वृद्धाश्रम में हैं भी तो उनको समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, जबकि वो एक पूरी पीढ़ी है, वो पूरा युग है। उनसे चाहे तो हम हजारों चीज़ें सीख सकते हैं। वो दिन जब हाथ के गोदी में तीन डोरिया और सप्तर्षि की जानकारी उस समय दादी और नानी दे देती थी, जिस समय हम लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं था। तो जो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति का परिवार था, पहले हमें उस तरह के परिवार को अपनाना होगा। हमारे जितना हमारा समय है उसका सदुपयोग करना होगा, हमें स्क्रीन टाइम कम करना होगा, ज़रूरत के अनुसार ही हमें उसका सदुपयोग करना होगा, दुरुपयोग नहीं। और तब जाके माता पिता तो कमाने के लिए बाहर है, मैं पिता से ज़्यादा माँ की भूमिका है कि माँ बार बार, अभी कई बार मैं यह बात दोहरा चुकी हूँ कि माँ अपने बच्चों को उस समय तक इतना ख्याल रखे, बहुत पेशेंस के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ, और बहुत ही माँ तो नाम ही अपनत्व का दूसरा नाम माँ है, तो वो अपनी ज़रूरतों को त्याग करके बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करती है इस तरह से। लेकिन समाज में अभी बदलते दौर में ऐसे भी परिवार देखे गए हैं जहाँ पर मोबाइल का टाइम ज़्यादा है, स्क्रीन का टाइम ज़्यादा है, बच्चों को आया पाल रही है क्योंकि घर में पैसे की कमी नहीं है। अब आया कौन सा संस्कार देगी? जो एक माँ संस्कार देगी, जो जीन बच्चे में गया है, वो जब तक उसको संस्कार नहीं दिया जाएगा तब तक वो फलित नहीं होगा। सिर्फ बीज धरती में बो देने से पौधा उगता है, यदि उसका लालन पोषण नहीं किया जाए तो पौधा मर जाएगा या ऐसा कमज़ोर होगा कि वो कोई दूसरा बीज नहीं दे पाएगा। तो सिर्फ बच्चे का जन्म ही हमारा उत्तरदायित्व नहीं है, जब तक वो बट वृक्ष नहीं बन जाता तब तक माँ की भूमिका होती है। तो मैं सभी माताओं से निवेदन करूँगी कि वो अपने बच्चे को पहले बट वृक्ष बना ले, फिर वो अपने जीवन को चाहे स्क्रीन टाइम चाहे जहाँ देना चाहें वो दे सकती हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई कठिन कार्य नहीं है। हम जैसे अपने स्वभाव को बनाते हैं, जैसे आदतें डालते हैं, वैसे हमारा समय, हमारी दिनचर्या उसके अनुरूप काम करने लगती है। तो ये परिवार की बात हुई। अब बात आती है, आपने शिक्षक के लिए भी प्रश्न किया और बच्चों के लिए। बच्चे भी आजकल दिखाने में या फिर प्रतिस्पर्धा में, या हमारी शर्ट उसकी शर्ट से फीकी क्यों, इसमें इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो अपने आप को पहचानना भूल गए हैं। हमारी पहचान हमारी शर्ट नहीं, हमारी अंतरात्मा है, हमारा कर्तव्य है, हमारी कर्मनिष्ठा है, हमारी अलग पहचान है। बार बार मैं बच्चों से कहती हूँ कि भीड़ का कारण बनिए, भीड़ का हिस्सा नहीं। तो भीड़ का कारण बनने के लिए आपको भी माँ की तरह, जैसे माँ तपस्या कर रही हैं, आपको भी जब तक आप बट वृक्ष नहीं बन जाते तब तक ये सारी बातें छोड़नी होगी। हमारे अंदर समझ होती है, हमारा सिक्स सेंस कहता है ये गलत है, ये सही है। तो जब आपका मन कहे कि ये गलत है, उसी समय निर्णय लीजिए कि इसे हमें नहीं करना है, चाहे दबाव में कोई कितना भी दोस्त या कोई भी आपके ऊपर दबाव क्यों न दे। तो ये बच्चों के लिए संदेश है कि बेटा हम पलक पावड़े बिछाकर हम आपके एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको बटवृक्ष के रूप में देखने के लिए हम उस दिन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आप से ही हमारा देश है। तो सोचिए, आप जैसे होंगे वैसा हमारा देश होगा। और कोई भी अपने देश को ऊंचाई पर देखना चाहता है, उसी तरह मैं भी आपको ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ, क्योंकि आप में हमारा देश है। हम तो पिछली पीढ़ी के होते जा रहे हैं, आप हैं तो देश है, और जैसे आप होंगे वैसा हमारा देश होगा। तो देश है तो हम हैं, इसलिए आप अपने को बटवृक्ष बनाइए ताकि देश के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाइए। तीसरा प्रश्न आपका, शिक्षक को कैसा होना चाहिए? शिक्षक, आप एक कुशल ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी, एक कुशल नाविक नहीं होगा, नाव डूब जाएगी। तो शिक्षक का दायित्व तो सबसे ज़्यादा है। यानी शिक्षक माता और बच्चे के बीच की वो कड़ी है जो जोड़ के रखता है। आप देखते हो, जब पालक शिक्षक सम्मेलन, जिसे पीटीएम कहा जाता है, तो आपके टीचर आपके बोर्ड पर एक त्रिकोण बनाते हैं, ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट और इधर लिखते हैं पेरेंट्स और इधर लिखते हैं टीचर। तो यानी वो जो ऊपर ऊंचाई पर है ना स्टूडेंट, वो इन्हीं दोनों के बदौलत है। उस त्रिकोण की यही परिभाषा है कि ये ऊंचाई पर जो स्टूडेंट है वो इन्हीं दोनों के, और जब तक इनमें तालमेल नहीं है, जब तक इनको संभाले नहीं है, तब तक वो ऊंचाई पर नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षक की भूमिका तो दोनों की कड़ी को जोड़कर और बच्चे को आसमान की ऊंचाई
हौसलों की ऊंचाई पर नापने के लिए शक्ति, सामर्थ्य और शिक्षा देने की है। तो शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा है। बिल्कुल मैम, शिक्षक का दायित्व तो बहुत बड़ा है सच में। और जैसे कि आपने हमें सोने के तपने के बारे में बताया, नदी का समुद्र के मिलने के बारे में बताया, कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमें गुरु सिखाता है, हमें सही राह दिखाता है। तो गुरु का महत्व तो हमारे जीवन में कई ज़्यादा है। और आज की हमारी जो बातचीत है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये उन पेरेंट्स तक ज़रूर पहुँचेगी जो अपने बच्चों से कहीं ना कहीं बात नहीं कर पाते ठीक से, उनके बीच कम्युनिकेशन गैप आता है। और इससे खुल हमारे के बात कीजिए, बात करना ही सभी समस्याओं का निवारण है। खुल के बात कीजिए, बच्चे को गले लगाइए। बिल्कुल मैम, खुल के बात करनी चाहिए हमें अपने माता पिता से भी। और हमारे जीवन में ये तीनों लोग काफ़ी अहम हैं। आज की बातचीत तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। बहुत अच्छा लगा मैम आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस पूरी टीम को भी मैं सादर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात है कि साक्षी मेरी स्टूडेंट है, तो इससे बड़ा और कोई कारण हो ही नहीं सकता। और इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कोई नहीं है कि हमारे बराबर की सीट पर हमारा बच्चा बैठकर और हमसे प्रश्न कर रहा है। हम ऐसे दिन देखने को लालयित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू सो मच मैम। तो इसी के साथ हमारी आज की ये बातचीत हम ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ जो हमारे जीवन को कोई नया आकार और हमारी सोच को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तो आप देख रहे थे BSS रिदम रेडियो पॉडकास्ट RJ साक्षी के साथ। धन्यवाद। BSS Rhythm.